जब तक हम इस आधार पर वोट देंगे। इसमें नेता का दोष नहीं है, मैं नेता का दोष मानता ही नहीं। उसको तो चुनाव जीतना है, वो तो यही करेगा। किन किन प्रकार, हाँ वो तो करेगा। अगर मुझे आज अभी आपको जो है कुछ बेचना हो तो मैं तो अपनी तरफ से हर लगाऊंगा। अभी निर्णय आप पे करना है कि आप उसमें से क्या लेके जाते हैं। छात्र राजनीति में छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है कि नहीं, इस पे थोड़ा सा विचार प्रकट। पहला तो मैं मानता हूँ कि चुनाव तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक तरीका सिखाने का बेहतरीन तरीका है। नहीं, मेरे लिए तो मेरे पिताजी ने तो मेरी इज्जत ही नहीं की जब तक मैं साहित्य में नहीं आया जी। जब मैं किताब लिखा तो उनको लगा कि अब मेरा लड़का लायक हुआ है। अच्छा। जबकि उससे पहले मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का मार्केटिंग हेड था। लेकिन पिताजी को लगा कि ये सब तो काम वाम जो है, सोशल मीडिया एक टर्म दिया गया है, सोशल मीडिया टर्म दिया गया क्योंकि वो लोगों को आपस में जोड़ रहा है। अखबार का काम जो है लोगों को जोड़ना नहीं, अखबार का काम सूचना पहुंचाना। इसलिए मैं उस चीज को एंटी सोशल मीडिया थोड़ी हुआ, वो प्रिंट मीडिया है। इंटरनेट मीडिया जो है वो मीडिया के माध्यम से अब ये। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में। यहाँ एक दैनिक जागरण का कार्यक्रम है संवादी गोरखपुर। साहित्य की अलग जगह रखने को, हिंदी की महत्ता बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्स मौजूद हैं, उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है साहित्य को लेकर। जनता स्टोर इनकी पहली किताब है। जनता स्टोर के नाम से आप समझ गए होंगे कि हम बात करने के लिए इस समय हमारे साथ हैं श्री नवीन चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर सबसे पहले शुरुआत करेंगे बात करने के लिए आपके बचपन से। आपका जो बचपन था वो मैंने जो पढ़ा है वो बिहार में था। आप 3 साल तक बिहार में रहे, वहां से शुरुआत करते हैं। जन्म वही हुआ बिहार में। जो पुराना तरीका होता था, आसपास अस्पताल तो थे नहीं, तो दाई जब बच्चा पैदा किया तो मैं उस तरीके से पैदा हुआ हूँ। तो लेकिन मैं उतना पुराना भी नहीं हूँ, नवीन हूँ मैं काफी अभी भी। उसके बाद मेरे पिताजी की नौकरी के सिलसिले में रांची फिर तिरुपति होते हुए जयपुर गए, और फिर जयपुर मेरी सारी शिक्षा दीक्षा मेरी जयपुर में हुई। वहां से पढ़ के मैं निकला, फिर एमबीए करने में गाजियाबाद आया, और 2000 के बाद से मैं जयपुर में नहीं हूँ। फिर मैं घूम ही रहा हूँ, ये समझिए। घर से बाहर निकल, घर से बाहर ही है। अच्छा, अब आएंगे हम फिर पीछे। घर से बाहर निकलने वाला जो शब्द आ गया हमारे पास, तो हमारा सवाल ये है कि अगर जो व्यक्ति घर में रह जाए, तो ये एक तो होता है कि हमारे वहाँ का जो मानक है कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, घर में। तो घर में रहने वाला और बाहर एक्सप्लोर करने वाले में आपको क्या लगता है कि दोनों में बेहतर जीवन कौन जी रहा है? बेहतर जीवन तो वही जी रहा जो खुश है, जो शांति से है वो बेहतर। जिसके लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि आप घर में हैं कि बाहर घूम रहे हैं। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि हर किसी को घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। एक बार कम से कम उसको जीवन में बाहर निकलना चाहिए कुछ वर्षों के लिए, और फिर भले ही वापस अपने घर आ जाए। वजह यह है कि हम अपने घर में एक सुरक्षित वातावरण में, अपने शहर में भी आप सुरक्षित हैं। आप जिस जगह पर जन्मे हैं, जिस शहर में हैं, आप सबको जानते हैं। चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत कंफर्टेबल बना देती हैं, पर उसका एक नुकसान ये है कि हम वही चीजें जान पा रहे होते हैं जो वहां पर है। एक बार जब आप बाहर की दुनिया में निकलते हैं तो बहुत सारी नई चीजें सीखना शुरू करते हैं, नए तरीके के लोगों से मिलते हैं, नए संस्कृति को, नए विचारों को जानना शुरू करते हैं। उसको जानना जो है एक मनुष्य के तौर पे आपको आगे बढ़ने के लिए बड़ा मदद करता है, तो विकास करने के लिए बड़ा मदद करता है। तो एक बार बाहर जरूर निकला जाए, उसके बाद आप अपने घर आइए या बाहर रहिए, जहां भी रहना है। आप एक कहानी ये भी है कि जब आप जयपुर में पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में, तो आपको राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था, उत्सुकता थी आपकी। तो चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो क्या कहानी थी? वो चर्चित कहानी है, इंटरव्यू के माध्यम से लोग उसको सुने हैं। थोड़ा सा बताइए उस कहानी के बारे में। राजस्थान विश्वविद्यालय में पहला तो खैर ऐसी हंसी मजाक में हुआ था। एक छात्र संगठन वाले आए, विद्यार्थी परिषद था, आए, वो 1 रुपए में उसमें पर्ची काटते थे। तो हमने कहा भैया मेरी लड़ाई वड़ाई आप हो जाएगी तो आ जाओगे ना? तो बोले हाँ आ जाएंगे। तो ऐसा करके मैं छात्र संगठन से जुड़ गया। उनकी कॉलेज में एक मीटिंग थी, उसमें भी गया, तो मुझे कुछ बातें अच्छी लगी। और ये जो दौर था, इस दौर में मैं ऐसे जैसे आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं था। मैं बहुत संकोची था। और वहां पे सबसे पहला जो मुझे प्रभाव पड़ा वो ये था कि जब उन लोगों की मीटिंग होती थी, सभी मेंबर्स को बोलने के लिए कहते थे, तो मैं बोलने से बचना चाहता था। लेकिन अब वो हर बार होता था कि नहीं बोलो, तो या तो आप दूर हट जाइए या फिर आप बोलिए। अब मुझे ये था कि नहीं यार, भागूंगा तो नहीं इसकी वजह से, तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ के जाता था और वहां बोलता था। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, संगठन में मुझे ये समझ में आया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुना जा रहा है, यानी मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक चीज पढ़ के जा रहा हूँ, मेहनत करके जा रहा हूँ। तो एक मेरी पढ़ने की और बोलने की आदत वहां से पड़ी। दूसरा एक महत्वपूर्ण हुआ कि उस समय एक रेप केस हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस रेप केस में जो पीड़िता थी उसी की शेमिंग शुरू हो गई, विक्टिम शेमिंग शुरू हो गई। ये कब की बात? ये साल 1997 की बात है। 97 की बात है, मेरी उम्र होगी उस समय 18-19 साल।
तो उस दौर में मैंने ये देखा कि ये समाज में ये तो नहीं हो सकता, जिसके साथ अपराध है हम उसी को अपराध हुआ है हम उसी को अपराधी बना रहे हैं, तुम क्यों बाहर गए, और आज भी हमारे समाज में समस्या है। उस दौर में मैंने एक नुक्कड़ नाटक लिखा था, उसको किया, उसी संगठन के साथ किया, और वहां से एक पहचान जो है मेरी मजबूत बनी। तो कहीं न कहीं मेरा वो अनुभव उपन्यास के अंदर भी झलकता है इस माध्यम से। तो उसके बाद फिर तो वो हुआ, फिर चुनाव भी लड़ा, पर फिर मुझे बाहरी होने का दंश भी झेलना पड़ा। तब तक मैं जयपुर का था। अच्छा, लेकिन जब बिहार के होने चुनाव लड़ा, उस दिन लोगों को याद आया कि ये तो बिहारी है। अच्छा, तो फिर उसको वोट नहीं दिया जाएगा, तो वो दंश भी मैंने वहां झेला। वो चुनाव में हार गया था, पर मुझे लगता है कि ठीक है, वो चुनाव हारना भी ठीक था, क्योंकि संभवतः जीतता तो मुझे लगता है कि मैं इसी दिशा में चला जाऊं। लेकिन मैं मूल रूप से राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं। मैं राजनीतिक विचार पे काम कर सकता हूँ, एक पॉलिसी पे काम कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है वो ठीक रहा। मैं उसके बाद ही राजनीति से जुड़ा रहा, लेकिन अलग रूप में, विचार के रूप में जुड़ा रहा। एक बहुत बढ़िया बात बीच में आई कि बाहरी, तो जब भी भारत में जो राजनीतिक परिपाटी चली आ रही है, तो उसमें ये अमूमन जाति, धर्म, बाहरी या लोकल का होना एक बहुत मायने रखता है। तो सर, ये जो जाति की विचारधारा है, ये राजनीति में कब तक चलती रहेगी? जब तक हम इस आधार पर वोट देंगे। इसमें नेता का दोष नहीं है, मैं नेता का दोष मानता ही नहीं। उसको तो चुनाव जीतना है, वो तो यही करेगा। किन प्रकार? हाँ, वो तो करेगा। अगर मुझे आज अभी आपको जो है कुछ बेचना हो, तो मैं तो अपनी तरफ से हर लगाऊंगा। अभी निर्णय आप पे करना है कि आप उसमें से क्या लेके जाते हैं। मैं अगर ये तय करता हूँ, मेरी अपेक्षा क्या है एक विधायक से, कि मेरा ट्रांसफर रुकवा दे या मेरा ट्रांसफर करवा दे, यही अपेक्षा है। अब उसके अंदर जो है वो देखता है, विधायक कहता है कि अच्छा तुम मेरी जाति को तुम्हारा करवा दूंगा, वोट देना। तो मैं अपने एक बहुत मामूली सी चीज के लिए मैं अपनी जाति के साथ चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो विचार हैं वो उस नेता को बताते हैं कि अच्छा, अगर मैं अपनी जाति वालों को ऐसे करूंगा तो मेरी जाति वाले मुझे वोट देते रहेंगे। तो वोट तो हम दे रहे हैं, नेता तो कह रहा है कि मुझे जाति पे दो। मैंने उसने आपका हाथ थोड़ी पकड़ा कि मैं तुम्हारी जाति को नहीं दोगे तो कैसे होगा। आप तय करिए कि मुझे सड़क को वोट देना, सड़क के लिए वोट देना है या मुझे जाति के लिए देना है। सुधार अपने अंदर, सुधार हमारे अंदर होना है। सर, राजनीति की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो जैसे युवा जो है, देखें कि अमूमन जो उस घर के युवा नहीं होते हैं या जिनका बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं होता है, वो राजनीति में बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। वो पीछे रह जाते हैं या तो नेताजी के पीआर तक ही सीमित रह जाते हैं। वो नेताजी उनको बहुत आगे नहीं बढ़ाते। इसका क्या कारण है? मुझे लग रहा है कि राजनीति में अभी भी पैसे का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं उसने पैसे के महत्व को इतना महत्वपूर्ण कर दिया कि उसकी वजह से आम आदमी के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। दूसरा, राजनीति में सफल होने के लिए समय चाहिए और आपको एक आजीविका चाहिए साथ। यह मध्यम वर्गीय आदमी उस आजीविका के चक्कर में इतना व्यस्त रहता है कि उसको समय नहीं है कि मैं इधर जाऊं। और यही कारण है कि जो गुंडागर्दी कर उसको लगता है कि मुझे क्या करना है, वो उसमें चला जाता है। या जो बहुत समृद्ध परिवारों से है, उनको लगता है कि हम अपनी समृद्धि को और बढ़ा सकते हैं राजनीति के माध्यम से। और संभवतः ये कारण है, जब तक धन बल का प्रयोग कम होना नहीं शुरू होगा, और उसके अंदर ये मायने रखता है, जो आपका पिछला सवाल था उसी पर बात कर रहे हैं, कि अगर आपने प्रत्याशी को देखकर और मुद्दे के आधार पर वोट देना शुरू किया तो ये हिम्मत होनी शुरू हो जाएगी। मैं चाह के भी चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं, आप मुझसे पूछे, मैं ही नहीं लड़ सकता। मैं क्या करूंगा उसके बाद, खाऊंगा कहाँ से, पैसे कहाँ से लाऊंगा इतने। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नवीन के विचार अच्छे हैं, नवीन चुनाव लड़ रहा है, हमें इसको वोट देना चाहिए, पार्टी के साथ या पार्टी के बिना, तो निश्चित तौर पर 10 लोग और आ जाएंगे। लेकिन छात्र राजनीति में अभी हमारे उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, आपने बहुत सुना होगा कि यहाँ जो छात्र संघ चुनाव है वो बंद कर दिए गए। छात्र राजनीति में छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है कि नहीं, इस पे थोड़ा सा विचार प्रकट। पहला तो मैं मानता हूँ कि चुनाव तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक तरीका है, सिखाने का बेहतरीन तरीका है। दूसरा, जो हम ये सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग तो वहीं से हो जाती है कि मुझे जो है किस विषय पे वोट देना है, मुझे क्लास लगवाने के लिए वोट देना है या मुझे उसको देना है जो भैया मेरी, जो मैंने कहा मेरी लड़ाई में होगी, या मुझे ऐसे व्यक्ति को वोट देना है। तो ये तय हम वहीं से करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है वो ट्रेनिंग है छात्र जी। अब उसमें समस्या कहाँ पर आ रही है, और उत्तर प्रदेश में बंद होने का एक बहुत बड़ा कारण हिंसा रहा है। अब हिंसा के आधार पर छात्र नेता चुने गए, और वही जो मूल राजनीति में हो रहा है उसी का रेप्लिका यहाँ हो रहा है। कहीं न कहीं उसको रोकना भी छात्रों के ऊपर है। हालांकि कुछ चीजें हम वोट देने, अगर हमारे पास प्रत्याशी दो ऐसे गुंडे बचे तो हम क्या करें। तो यहाँ मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासनों को एक बार तय करना जरूरी हो गया है कि चुनाव का तरीका कैसे है, चुनाव का तरीका चेंज हो। मैंने अभी सुना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, संभवतः गोरखपुर में अभी ऑनलाइन किसी विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने कोशिश की है। मुझे नहीं पता किस तरीके से हुआ है, लेकिन अगर वो प्रयोग सफल है तो मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर कि एक आम छात्र चुनाव लड़ पाएगा। उसको सामने आने की जरूरत नहीं, वो ऑनलाइन ही अपनी बात कहे, उसको ये भय नहीं कि मुझे आगे कोई धमका जाएगा, मुझे बिठा देगा, या
आपको वोट डालने के लिए कोई डराएगा कि वोट डालने मत जा, तो आपके तो हाथ में है जी। हम अब साहित्य की तरफ बढ़ेंगे। सर, आपका जो मूल या पारिवारिक जो परिवेश रहा है वो शिक्षक का रहा है। आपके पिताजी वरिष्ठ आचार्य हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। तो सर, आप जब साहित्य की तरफ बढ़े, अमूमन हमारे परिवारों में देखा जाता है कि जब भी कोई लड़का परिपाटी से इतर काम करता है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, तो उसको बहुत सारी विडंबनाएं झेलनी पड़ती हैं। समाज उसको ताने मारता है, अपने परिवार के लोग ही ये कहते हैं कि ये कौन सा काम है, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। एक बहुत फेमस डायलॉग है, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो। तो ये सर, आपने साहित्य का विषय कैसे चुना? नहीं, मेरे पिताजी ने तो मेरी इज्जत ही नहीं की जब तक मैं साहित्य में नहीं आया जी। जब मैं किताब लिखा तो उनको लगा कि अब मेरा लड़का लायक हुआ है। अच्छा। जबकि उससे पहले मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का मार्केटिंग हेड था। लेकिन पिताजी को लगा कि ये सब तो काम वाम जो है, पढ़ने लिखने वाले परिवार का लड़का है, पढ़ना लिखना चाहिए। जब मैंने किताब लिखी तो उनको प्रसन्नता हुई कि ये अब मेरा पुत्र है, देखो कितना बढ़िया इसने काम किया है, कुछ लिख रहा है, समाज को दे रहा है। तो मेरे परिवार में पॉजिटिव रहा है। मार्केटिंग एड की जो आप बात कर रहे हैं, ये इधर के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है जी। ये कैसे आप समझा पाए? ये कौन सा काम है, कैसे काम करते हैं आप? मार्केटिंग और सेल्स में फर्क होता है, बहुत से लोग नहीं जानते। हम तो ये शॉपिंग करने जाते कहते हैं मार्केटिंग करने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जाते कहते हैं मार्केटिंग करने जा रहे हैं। मार्केटिंग जो है उसका मूल उद्देश्य होता है कि किसी भी चीज के बारे में मार्केट खड़ा करना, एक बाजार खड़ा हो उसके बारे में। और उस बाजार को खड़ा करने का तरीका क्या है? एक तो हम ग्राहकों को बताएं कि चीज क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या है। दूसरा, उसकी फायदे नुकसान, तो अवेयरनेस जो उसके बारे में है वो अवेयरनेस करके ये पक्का करना कि दुकानदार भी इसको रखे और ग्राहक भी इसको खरीदने जाए। उसके बाद सेल्स का काम शुरू होता है कि हमने विचार बना दिया। फोन की बात करें, अब आपको पता है सैमसंग है, आईफोन है, कौन सा फोन बेहतर है, दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं। खरीदने जब आप जाते हैं तो आप मार्केटिंग को देख के जाते हैं, बेचने के लिए वहां कोई और गया होता है। सेल्स का आदमी फिर जाता है, दुकानदार कहता है देखो हम विज्ञापन चला रहे थे, लोगों की रुचि आई है, तो आप हमारे जो है 100 डब्बे रखिए, 100 फोन बिक जाएंगे, हम आपको उसमें बिकवाने में। वो सेल्स का काम हो जाता है। मार्केटिंग जो है वो विज्ञापन, PR, डिजिटल मीडियम, इस सब के माध्यम से काम करता है। ये चीजें जैसे अगर इस ग्रामीण परिवेश के किसी बच्चे को अपने परिवार को समझाना हो जी कि मैं बैंकिंग सेक्टर, UPSC सेक्टर छोड़ के, शिक्षक बनना छोड़ के मैं इस सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो आज के युवा कैसे समझाएं अपने परिवार को? करियर चाहिए ना, मूल उद्देश्य है कि आपको करियर पाना है, सरकारी नौकरी नहीं। आप ये जानिए कि आप वाकई उसको करने योग्य हैं। और जो मैं नेक्स्ट किताब मेरी आ रही है खुद से बेहतर, वो करियर के ऊपर ही है। तो उसमें एक चैप्टर है स्वयं को पहचानने का, कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं, ये आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, एक। दूसरा, आप किस तरह काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप कितने तैयार हैं और आपको क्या क्या तैयारी करनी है, ये मैंने उसमें उसका तरीका बताया है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को पहले समझिए और कारण समझाइए। मेरे परिवार का मैं पहला आदमी जो प्राइवेट सेक्टर में गया जी। मैंने अपने पिताजी को ये बात समझाई थी कि मैं उस समय समझाना बहुत कठिन होता। हाँ, क्योंकि वो शिक्षक है ना, उनको हमेशा लगा कि नहीं, इस तरह का हमें कुछ काम करना चाहिए। लेकिन मैं उनको एक प्रोजेक्ट मेरे को RBI का मिला था और मैंने उस समय उनसे बताया कि मैं क्या बेहतर कर पाया हूँ। और उनको ये निश्चिंता नहीं थी कि क्या इसके बाद नौकरी मिलेगी, उनका डर वाजिब है। तो मुझे खुद पहले कन्विंस होना था कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं कैसे करूंगा, रास्ता क्या है। मैंने उनको जब अपना पूरा रास्ता बताया कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ, इसके लिए ये पढ़ाई होगी, इस पढ़ाई में ये चीजें मैं सीखूंगा, ये गुण मेरे अंदर हैं, और इसके बाद मैं ऐसे सफल होऊंगा। ये जब आप समझा देते हैं तो माता पिता की एक चिंता खत्म हो जाती है कि अच्छा अब ये कर लेगा, इसको पता है। अधिकांश समय क्या होता है कि हम माहौल देखते हैं और कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। पेरेंट्स पूछते नहीं कैसे करेगा, हमारे पास जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो आप करवा सकते, कन्विंस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हर व्यक्ति के लिए कोई भी जब वो काम करने जाता है तो उसका एक अभिप्रेरक होता है। जनता स्टोर लिखने के समय आपका अभिप्रेरक कौन था और ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया तो देखिए बहुत समय से दिमाग में कहीं था, लेकिन 2016 की जब घटना हुई तो मुझे उस समय में लगा कि काफी चीजें ऐसी हुई हैं देश में जो लोग समझ नहीं पा रहे। छात्र राजनीति के पीछे जिस तरह से डिवाइड हुआ था, ये असल में क्या खेल होता है। तो वहां मुझे लगा कि नहीं, ये समय है जब मुझे उपन्यास लिखना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि छात्र राजनीति में जो आपको सामने जो दिखता है असल में वैसा सब कुछ होता नहीं, उसका बदलाव कैसे हो, ये उसके अंदर प्रयास था। अभिप्रेरक सवाल रहे। अभिप्रेरक मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई व्यक्ति कोई भी नहीं था।
व्यक्ति कोई भी नहीं था, उस घटना को ही आप माने वही घटना ही है जिसने कि मुझे इसके लिए कहा कि आपको लिखना चाहिए। बाकी अगर आप थोड़ा कहें तो मेरे पिताजी का प्रभाव जरूर रहा। पिताजी मेरे इसमें नहीं है, वो लिखते हैं लेकिन उनका सारा करिकुलम बेस्ड है। वो व्याकरण के आचार्य रहे तो व्याकरण से जुड़ी उनकी बहुत किताबें हैं, तो मैंने वो किताब लिखने का दौर देखा है। उसको लेके जो प्रतिष्ठा आती है वो प्रतिष्ठा को मैंने देखा, तो वो हाँ वो एक इच्छा जरूर मेरी। एक बड़ा सवाल ये होता है लोगों के मन में कि आखिर हम किताबें आ रही उसको हम पढ़े क्यों, पढ़ने का कारण क्या है? आपकी किताब जो जनता स्टोर है या अभी जो आपने बताया कि खुद से बेहतर जो किताब आ रही है, उसको पढ़ने का क्या कारण, क्या क्यों पढ़े? आप राजस्थान गए? अभी तक नहीं गए, लेकिन आप जनता स्टोर पढ़ के आप राजस्थान पहचान जाएंगे। आप राजस्थान की जो छात्रा नीति पर किताब है तो वहां के लोगों का सोच विचार, वहां की राजनीति को आप समझ पाएंगे। आपके लिए संभव नहीं है कि आप हर जगह जाएं, सारी दुनिया को देखें। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप ये प्रयास करें तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पत्रकारिता क्यों, हम किसी भी बात करें, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया को समझें। और हमारी सीमा है, आपके दोस्त होंगे, परिवार होगा, आप जो नौकरी करेंगे वो दोस्त बनेंगे। आप पूरे जीवन में बहुत ज्यादा मिलेंगे लोगों से, तो आप वन ऑन वन जैसे आज हम बात कर रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000 लोगों से ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन आपके जीवन में 50-100 ही लोग होंगे जो लगातार आपके लगातार टच में। वो 50-100 लोग जो सोचते हैं आपके ऊपर असर वही रह जाएगा। आपकी दुनिया उससे बड़ी नहीं हो सकती है। 140 करोड़ तो हमारे देश में है, आप उसको कैसे पहचानेंगे, मनोभावों को कैसे जानेंगे? मैं जिस तरह के परिवार से आता हूँ, मेरे मित्र भी उसी तरह के आर्थिक परिदृश्य के लोग हैं। मुझसे ज्यादा अमीर लोग और मुझसे ज्यादा गरीब लोग, उनका जीवन कैसा है, इसके लिए मैं उनके घर नहीं जा सकता ना, लेकिन वो किताबें मुझे उस चीज को दिखाती है। तो मेरे को लगता है कि आपको एक्सपोजर जो चाहिए, जो आपने पहले कहा था बाहर जाने वाली बात को, तो बाहर जाए बिना भी अगर आपको एक्सपोजर लेना है तो किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बाहर नहीं निकल पाते हैं घर से, किताबों से बढ़िया कोई चीज नहीं है जो आपको दुनिया दिखा सकती। एक माध्यम है किताब जो दुनिया देख सकते हैं। सर हम अभी इंटरनेट मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में इसलिए कहूंगा कि अंदर चर्चा हुई कि अगर ये सोशल मीडिया है तो अखबार का एंटी सोशल है। नहीं, मैं उनसे उसमें असहमत हूँ। अगर मैं पिछली बार हालांकि मैंने ये बात आनंद जी कही थी, सोशल मीडिया एक टर्म दिया गया है, सोशल मीडिया टर्म दिया गया है क्योंकि वो लोगों को आपस में जोड़ रहा है। अखबार का काम जो है लोगों को जोड़ना नहीं, अखबार का काम सूचना पहुंचाना। इसलिए मैं उस चीज को एंटी सोशल मीडिया थोड़ी हुआ, वो प्रिंट मीडिया है। इंटरनेट मीडिया जो है वो मीडिया के माध्यम से, अब ये भी अगर जो आप कर रहे हैं ये इंटरनेट मीडिया है, बिल्कुल वही अगर फेसबुक भी हो गया है तो दोनों में आप फर्क कैसे करेंगे? आपको कहीं तो फर्क करना पड़ेगा। एक ऐसा मीडियम जहां लोग जाते हैं, अपने विचार लिखते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, और एक ऐसा मीडियम जहां हम जाके किसी के विचार को सुनते हैं, दोनों को एक जैसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, हमारा सवाल सोशल मीडिया पे एक राइटर्स कम्युनिटी करके जी, शायद आप उसको जानते हो। मैं उसमें नहीं जानता, तो स्किप करते हो सवाल। हमारे साथ पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारे अगल बगल के छात्र हैं, वो लिखना चाहते हैं, वो लेखन करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। उनके लिए जानते हैं किताब लिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पहले ये जानना कि आप लिखना क्यों चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप लिखना क्यों चाहते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है फिर आप तय करिए कि विषय क्या है आपका, और विषय से फर्क क्या पड़ेगा, ऐसा आप नया क्या देने वाले हैं। जो क्योंकि ऐसा कोई विषय नहीं है जो लिखा नहीं गया, सब लिखा जा चुका है। आप क्या नया देने वाले हैं, आप कौन सी नई दृष्टि को देने वाले हैं, ये चीजें जब आपको स्पष्ट हो जाएंगी तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी कहानी किस फॉर्मेट में जाएगी, या नॉन फिक्शन लिख रहे हैं तो किस फॉर्मेट में जाएगा, आपकी भाषा क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके बाद आपको स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये समय जो है ऐसा नहीं है कि आज सोचा और मैगी की तरह बना दिया, ये समय लेने वाला काम। मेरा तीसरा उपन्यास आने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इस चीज को, जो मैं सवाल आपको पूछने कह रहा हूँ, ये सवाल जब मैं खुद से पूछ रहा हूँ तो मैं स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ। जिस दिन मुझे स्पष्टता आएगी मैं उसको लिख दूंगा, तो कहानी वहां से तैयार हो जाएगी। अगली किताब की डेट खुद से बेहतर तभी आ जाएगी 15 नवंबर को मार्केट में। एक अंतिम सवाल हमारा कि सर बहुत बड़े पत्रकार है सौरभ द्विवेदी जी, बहुत लोग के इंस्पिरेशन भी हैं जी, उनसे आपका संबंध कैसा? सौरभ मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोग साथ काम कर चुके हैं और वो बड़ा भाई कहते हैं, छोटे भाई की तरह हैं। और सौरभ के साथ जो सबसे अच्छी चीज है, बहुत लोगों की इंस्पिरेशन, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सौरभ द्विवेदी जैसा एक चैनल शुरू करना है। ये विचार होना चाहिए, बनना चाहिए, उन जैसा क्या, उनसे बेहतर होना चाहिए। पर पॉइंट ये है कि उन जैसा नहीं, आपकी अपनी पहचान क्या। सौरभ द्विवेदी ने अपनी पहचान बनाई। सौरभ द्विवेदी बहुत पढ़ते हैं, मैं जब से उनको जानता हूँ मैंने उनको हमेशा पढ़ते हुए देखा है। नई नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। लोगों से जब कहीं जाते हैं तो मिलते हैं, आपसे मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे कहाँ से हो, तुम्हारे यहाँ क्या फेमस है। वो क्या जरूरत है पूछने की,
वो सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि उनका ज्ञान जो है वो बढ़े। उनका ज्ञान जब बढ़ेगा तो वो उस चीज को और बेहतर तरीके से लोगों को बता पाएंगे। वो अपने माध्यम से लोगों को दुनिया के बारे में बता रहे हैं, उस दुनिया के बारे में उनको जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो किताबें पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और फिर उन्होंने तय किया कि मैं क्या देना चाहता हूँ। जो आपने कहा था लिखने के बारे में, वही बात यहाँ पर भी है कि आप अपने मीडियम से, अगर मीडिया ही आप खड़ा करना चाहते हैं तो आप देना क्या चाहते हैं ये तय कर लीजिए, और उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू करिए। आपका गोरखपुर सिटी से जुड़ा हुआ काम है, तो आप अपने शहर के क्या चप्पे चप्पे को जानते हैं, अपने शहर में जो बदलाव आ रहे हैं क्या आप उसको जानते हैं। हर साल नए बैच के साथ कॉलेज में नया बैच आता है, उनकी सोच बदल जाती है। वो सोच कैसे बदल रही है, अगर आप समाज के उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, आप सब लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने आप अपना शहर समझ में आना शुरू हो जाएगा और आप बदल सकेंगे चीजें। सबका मूल है कि पढ़ना बहुत जरूरी है, घूमना बहुत जरूरी है। सर, बात करके बहुत मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।